Hello everyone, our today's topic is defamation. As you might remember, injury under IPC and BNS has been defined as an injury caused to the body, mind, reputation, and property. So, when we talk about defamation, defamation is basically an injury to the reputation of a person. So, today we are going to discuss this aspect of injury, that is, injury to the reputation of a person. Now, when we talk about defamation, it can be an injury in the permanent form or in a transient form. So, in English law, defamation has been divided into two parts. First is libel, and second is slander. So, under English law, libel is considered as actionable per se, and slander is punishable only on the proof of special damages. ठीक है, तो अब अगर इतना डिफरेंस है कि लाइबल इज एक्शनेबल पर से, अगर दिख गया कि लाइबल हुआ है तो उसी पर रेमेडी लाई करेगी, बट स्लैंडर इज पनिशेबल ओनली ऑन द प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेजेस. अगर प्लेंटिफ प्रूफ कर पाता है कि उसको स्पेशल डैमेजेस हुए हैं तभी स्लैंडर में पनिशमेंट लाई करेगी. सो दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम सब्सटैंशियल डिफरेंस इन बोथ दीज टर्म्स, लाइबल एंड स्लैंडर. सो लाइबल इज अ प्रेजेंटेशन इन सम परमानेंट फॉर्म. फॉर इंस्टेंस इफ यू राइट समथिंग, ठीक है, तुम किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश कर दो, तुम ऑनलाइन कुछ पब्लिश कर दो, तुम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किसी के लिए डेफेमेटरी आर्टिकल लिख दो या किसी के लिए डेफेमेटरी पोस्ट डाल दो, या फिर तुम कोई ऐसा कार्टून बना दो जो किसी और की रेप्यूटेशन को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है, दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइबल. बट स्लैंडर इज डेफेमेशन इन ट्रांजिएंट फॉर्म. मान लो ए है, वो बी को बता रहा है सी के बारे में, एंड ही इज बेसिकली यूजिंग डेफोमेटरी वर्ड्स फॉर सी इन फ्रंट ऑफ बी, ठीक है. तो अब इस केस में ए क्या कर रहा है, ए स्लैंडर कमिट कर रहा है बिकॉज दिस इज अ ट्रांजिएंट फॉर्म, एंड ओनली इफ सी प्रूव्स special damages that he has incurred, then only he can claim remedy under defamation. So if the difference of libel and slander is clear, you need to remember that this difference is particularly important from the English law point of view. ठीक है, इंग्लिश लॉ में ये डिफरेंस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रेमेडीज इन बोथ दीज केसेस. बट अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो लाइबल और स्लैंडर का डिफरेंस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता बिकॉज बोथ दीज काइंड ऑफ डेफोमेशन आर ट्रीटेड अलाइक. सो लाइबल और स्लैंडर दोनों ही केसेस में द एक्ट इज एक्शनेबल पर से. इन इंडियन लॉ, ठीक है, तो इंडियन लॉ में अगर स्लैंडर कमिट हुआ है तो उस केस में कोई स्पेशल डैमेजेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इफ यू कैन प्रूव दैट अ स्लैंडर हैज बीन कमिटेड देन ऑल्सो द रेमेडी अंडर डेफेमेशन विल लाई. नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ये हमने डेफेमेशन एज अ टॉर्ट की बात करें, ठीक है, बट अगर हम देखें, अगर इसमें मेंसरिया का एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है या फिर ग्रॉस मिसकंडक्ट हो जाता है, ग्रॉस डैमेज होता है जो प्लेंटिफ है उसकी रेपुटेशन को, इन ऑल दीज केसेस इफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आर फुलफिल्ड देन द डेफेमेशन कैन बिकम क्रिमिनल ऑफेंस एज वेल. ठीक है, वो क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाता है. This has been dealt with in section 499 of IPC, जिसकी पनिशमेंट हमें गिवन है अंडर सेक्शन 500 ऑफ IPC, and under BNS this has been dealt with in section 356.
ठीक है, तो डेफेमेशन के कंटेक्स्ट में याद रखना क्रिमिनल रेमेडी हमारी लाई करती है अंडर सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी विच डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन एंड प्रोवाइड्स वेरियस एक्सेप्शंस टू इट, एंड सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी गिव्स द पनिशमेंट ऑफ डेफेमेशन, whereas section 356 of BNS defines as well as states the punishment of defamation as an offense. Now, having discussed the criminal provision, let us now discuss the essential ingredients of defamation. First ingredient is the statement must be defamatory. Statement must be defamatory means that it tends to injure the reputation of a person. ठीक है, किसी की रेप्यूटेशन को अफेक्ट किया जा रहा है, उस पर सीधा अटैक किया जा रहा है, या किसी भी पर्सन की रेप्यूटेशन अफेक्ट हो गया. सो दैट मीन्स इफ एनी काइंड ऑफ इंजरी इज कॉज टू द रेप्यूटेशन ऑफ अ पर्सन, देन वी से दैट द स्टेटमेंट इज डेफेमेटरी. एंड वेदर अ स्टेटमेंट इज डेफेमेटरी और नॉट, इट इज डिटर्मिन्ड ऑन द यार्डस्टिक ऑफ अ राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी. दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट डेफेमेटरी है या नहीं है, ये इस बेसिस पर पता लगेगा कि एक राइट थिंकिंग मेंबर उस पर्सन के बारे में क्या सोच रहा है उस स्टेटमेंट को सुनकर. अगर स्टेटमेंट को पढ़कर एक्चुअली किसी पर्सन की रेप्यूटेशन अफेक्ट होती है अकॉर्डिंग टू अ राइट थिंकिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, देन वी से दैट अ स्टेटमेंट इज डेफेमेटरी. बट जस्ट रिमेंबर दैट अ स्टेटमेंट कैन बी डेफेमेटरी ऑन द फेस ऑफ इट. ठीक है, कि दिख रहा है कि हाँ एक स्टेटमेंट है वो डेफेमेटरी है. Or there may be a situation where the statement is not defamatory on the face of it. ठीक है, वो सामने से बिल्कुल एक नॉर्मल बात लग रही है, एक स्टेटेड फैक्ट लग रहा है. ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसको पढ़कर ये कोई डिटर्मिन नहीं कर सकता कि हाँ ये डेफेमेटरी है और समवन रेपुटेशन हैज बीन इंजर्ड, बट उसका एक लेटेंट मीनिंग है, उसका एक हिडन मीनिंग है. सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड इनुएंडोज. So basically, innuendos are such kind of statements which appear to be right on the face of it, but actually the latent meaning or the hidden meaning is defamatory to a certain person. ठीक है, वो देखने में तो सही लग रही है, बट एक्चुअल में उसका कोई हिडन मीनिंग है, कोई लेटेंट मीनिंग है जिसकी वजह से वो स्टेटमेंट डेफेमेटरी हो रही है, वो उस पर्सन की रेपुटेशन को अफेक्ट कर रही है. बट फॉर इनुएंडोज the plaintiff has to prove special damage. ठीक है, स्पेशल डैमेज के लिए उसे पहले तो हिडन मीनिंग प्रूव करना पड़ेगा. जो प्लेंटिफ है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि उस स्टेटमेंट में एक हिडन मीनिंग है, उसको उसके लिए एक स्पेशल प्रूफ देना पड़ेगा. हिडन मीनिंग अगर प्रूव होता है देन ओनली वी कैन से दैट अ स्टेटमेंट इज डेफेमेटरी, अदरवाइज नॉट. देयर इज अ लैंडमार्क केस ऑन दिस एस्पेक्ट, that is Cassidy versus Daily Mirror Newspapers Limited. This was decided in 1929. So in this case there is one Mr. C who is married to Mrs. C. ठीक है, दो लोग आपस में मैरिड है, मिस्टर सी एंड मिसेस सी, एंड दे आर लिविंग टुगेदर. ऑफ कोर्स दे आर मैरिड, बट क्या होता है, एक दिन न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पब्लिश होती है जिसमें मिस्टर सी की एक पिक्चर पब्लिश होती है विद वन मिस एक्स. ठीक है, मिस एक्स के साथ मिस्टर सी की एक पिक्चर पब्लिश होती है इन विच इट हैज़ बीन रिटन दैट मिस्टर सी एंड मिस एक्स गॉट एंगेज्ड. ठीक है, तो जो कैप्शन है उसका होता है मिस्टर सी एंड मिस एक्स गॉट एंगेज्ड. Now, in this case, Mrs. C filed a suit for defamation against the newspaper. ठीक है, stating that
her friend circle believed that she was not actually married to Mr. C and she was not rightfully living with Mr. C. ठीक है, मिसेस सी का क्लेम ये था कि वो मिस्टर सी से मैरिड नहीं थी एंड उसके फ्रेंड्स ने ये बिलीव किया इस पर्टिकुलर पोस्ट को देखकर. सो इन दिस केस देर वॉज एन इनुएंडो इन्वॉल्व बिकॉज अगर उस पोस्ट को नॉर्मली कोई पर्सन देखता तो वो डेफोमेटरी नहीं लगता, बट बिकॉज देर आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इन्वॉल्व हियर, सो देर वॉज अ हिडन मीनिंग इन्वॉल्व इन दिस केस and that is why the court held the defendants liable for defamation in this case. So this is how the statement must be defamatory. ठीक है, अब वो defamatory हो सकती है on the face of it या फिर वो innuendo के form में भी defamatory हो सकती है. Your second essential ingredient on defamation is that it must refer to the plaintiff. जो स्टेटमेंट है वो प्लेंटिफ के बारे में होनी चाहिए. ठीक है, नाउ दिस डज नॉट इंक्लूड क्लास ऑफ पर्सन्स. ठीक है, मान लो मैं एडवोकेट हूँ और अगर कोई एडवोकेट्स के लिए कोई ऐसा पोस्ट डालता है जिसमें वो एडवोकेट्स को अब्यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर एडवोकेट्स के लिए कुछ भी बुरा बोल रहा है, देन इन दैट केस आई कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट दैट पर्सन हु हैज पब्लिश्ड द आर्टिकल. ठीक है, बिकॉज defamation is never against a class of person. तो अगर मैं चाहूँ तो मैं advocates as a class, मैं doctors as a class, मैं engineers as a class, उनके against में कुछ भी बोल सकती हूँ because that does not amount to defamation. But मैं अगर किसी particular person के against कुछ बोल रही हूँ, that will amount to defamation. That means the statement must refer to the plaintiff. Now there are certain landmark cases on this aspect. First is Poulton and Co versus Jones. This was decided in 1910. Now, in this case, a newspaper published an article against a person and मान लो ए के अगेंस्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ, तो एक्चुअल में जो मिस्टर ए था who had the same name, he sued the newspaper against this article stating that it is defamatory because उसके जो friends थे actually उनके आगे उसकी reputation affect हुई थी and he produced evidence for that. So in this case, the court stated that the newspaper is liable for defamation. Next case in this context is Newstead versus London Express newspapers. Very landmark case. Limited, 1939. So in this case, the newspaper published an article stating that Harold Newstead, a Camberwell man, so basically the newspaper published an article with this headline stating that this person is liable for bigamy. अब ये actually true था इस person के against, but there was one more man with the name of Harold Newstead only, and he filed a suit against the newspaper, stating that due to this article, his friends and other known persons they have formed a bad opinion about him. So the court held that the newspaper was liable in this case. Your third essential ingredient is that the statement must be published. Statement must be published. Here, publication means that the statement must be made known to some other person other than the plaintiff. ठीक है, मान लो A है एक person, B है दूसरा person. अब इस केस में B अगर A के अगेंस्ट डेफेमेशन कमिट करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि B अगर A को अगर बुरा भला बोलेगा और डेफेमेशन हो जाएगा. अगर एक प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ के आगे कुछ भी बोला हो, दैट वुड नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन, बिकॉज जो रेपुटेशन है एक पर्सन की खुद की आइज में रेपुटेशन जो है हम उसको नहीं अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हम उसको नहीं अफेक्ट कर सकते हैं एंड एन इंजरी टू दैट रेपुटेशन डज नॉट अमाउंट टू एनी काइंड ऑफ ऑफेंस. बट अगर बी किसी पर्सन सी के सामने ए की बुराई करता है, ठीक है, देन दैट वुड अमाउंट टू डेफेमेशन.
और अगर बी न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करवा देता है, दैट मीन्स द होल वर्ल्ड नोज, ठीक है, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू डेफेमेशन. दैट मीन्स जब हम पब्लिकेशन की बात करें, पब्लिकेशन मीन्स द स्टेटमेंट मस्ट बी नोन टू सम अदर पर्सन अदर दैन द प्लेंटिफ. ठीक है, प्लेंटिफ के अलावा किसी भी तीसरे इंसान को अगर डेफोमेटरी वर्ड्स बोले जाते हैं किसी प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो वो पब्लिकेशन होगा एंड दैट वुड अमाउंट टू डेफेमेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ डेफोमेटरी आर्टिकल, ठीक है, बी ने एक डेफोमेटरी आर्टिकल लिखा या मान लो बी ने एक डेफोमेटरी लेटर लिखा ए के लिए, ठीक है, जिसमें वो ए की बुराई कर रहा है और वो ए को ही सेंड कर रहा है, बट वो बी को बोल रहा है कि जाओ तुम जाकर ए को वो लेटर दे दो, एंड सी रीड्स द कंटेंट्स ऑफ दैट लेटर, दिस वुड अमाउंट टू डेफोमेशन. ठीक है, क्योंकि बी को पता था कि सी के थ्रू अगर वो ए को भिजवा रहा है तो हो सकता है कि सी उसको रीड कर सकता है, बट अगर बी डायरेक्टली ए को वो लेटर भेजता, ठीक है, तो उस केस में डेफिनेशन नहीं होता, बिकॉज सी वॉज नॉट सपोज टू रीड दैट लेटर. ठीक है, बट अगर बी एंटिसिपेट कर पा रहा है कि ऑन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दैट लेटर समवन कैन रीड इट, then in that case B will be held liable for defamation. We also know that husband and wife are considered one person in the eyes of law for the purposes of criminal offences, right? ठीक है, husband और wife को हम one person consider करते हैं as per our law. Now, on this aspect, there is a landmark case of Thakkar versus Richardson, which was decided in the year 1962. अब इस केस में ये ऑब्जर्व हुआ था कि मान लो ए और बी है एंड दे आर हस्बैंड एंड वाइफ. ठीक है, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है. अब ए अगर बी को कोई भी लेटर भेज रहा है विच इज डेफोमेटरी इन नेचर, ठीक है, अब वो डेफोमेशन किसी के भी कंटेक्स्ट में हो सकता है, बी की बुराई हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन की बुराई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, देन दिस विल नॉट अमाउंट टू डेफोमेशन. यहाँ पर डेफोमेशन नहीं होगा अगर ए हस्बैंड वाइफ को डायरेक्टली एक लेटर भेज रहा है, बिकॉज दे आर वन पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ. तो ए अगर बी को एक लेटर भेज रहा है, ठीक है, जिसमें डेफोमेटरी कंटेंट लिखा है, देन दिस विल नॉट अमाउंट टू डेफोमेशन. बट इफ देयर इज अ थर्ड पर्सन, मान लो यही एक लेटर सी ने बी को भेजा होता जिसमें ए की बुराई करी होती, उसने ए के अगेंस्ट उसने डेफोमेशन कमिट किया होता, ठीक है, तब वो डेफोमेशन हो जाता. आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर हस्बैंड एंड वाइफ जो स्पाउसेस है आपस में एक दूसरे को डेफोमेटरी कंटेंट भेज रहे हैं, देन दैट विल नॉट अमाउंट टू डेफोमेशन. बट इफ सम थर्ड पर्सन इज देयर एंड ही इज सेंडिंग डेफोमेटरी लेटर टू द स्पाउस ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है, तो उस केस में वो डेफोमेशन होगा. दिस वॉज ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ ठक्कर वर्सेस रिचर्डसन. नाउ देयर आर सर्टेन डिफेंसेस टू डेफोमेशन. First one is justification or truth. मान लो जो डेफोमेटरी आर्टिकल है या जो डेफोमेटरी वर्ड्स है वो एक्चुअली ट्रुथ है, वो सच है, उनमें कुछ भी झूठ नहीं है, कुछ भी बनावटी नहीं है, नथिंग इज कंकॉक्टेड. तो उस केस में क्या होगा, वो कंप्लीट डिफेंस होगा. डेफोमेशन टॉट नहीं लाई करेगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट इन दैट केस इफ ही इज सेइंग द ट्रुथ. And it doesn't matter if the truth has been stated with some kind of malfeasance. ठीक है, तो कोई भी अगर मैलिस इन्वॉल्व था उस ट्रुथ को बोलने में, या वो चाहता था कि रेपुटेशन सामने वाले की अफेक्ट हो एंड उसी इंटेंट से उसने वो ट्रुथ स्टेट करा, ठीक है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो इट वुड नॉट अमाउंट टू डेफेमेशन बिकॉज stating of truth or justification is a complete defense. Your second defense is fair comments. So basically under fair comment, if a comment has been made fairly, ठीक है, कोई भी अपना अगर opinion state कर रहा है in public interest, ठीक है, कोई भी मैटर है पब्लिक इंटरेस्ट में, उस पर कोई ओपिनियन स्टेट करा जा रहा है, देन दैट विल ऑल्सो बी अ कंप्लीट डिफेंस. ठीक है, सो प्रोवाइडेड द मैटर शुड बी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज दैट इट शुड बी एन ओपिनियन एंड इट शुड नॉट बी अ फैक्ट. ठीक है, कोई स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए, रादर इट शुड बी एन ओपिनियन.
ठीक है, एंड इट शुड बी इन गुड फेथ। ठीक है, गुड फेथ में तुम किसी भी टाइप का अगर ओपिनियन स्टेट कर रहे हो दैट रिगार्डिंग अ मैटर दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, देन दैट इज ऑल्सो अ कंप्लीट डिफेंस, एंड इन दैट केस द tort of defamation will not lie. Your third defense is privilege. Privilege is basically a certain occasion. ठीक है, ये कुछ ऐसे occasions होते हैं जिस पर जो हमारा लॉ है वो रिकॉग्नाइज करता है राइट टू फ्री स्पीच ओवर राइट टू रेपुटेशन। ठीक है, तो जो हमारे कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं जहाँ पर हम राइट टू फ्री स्पीच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ओवर राइट टू रेपुटेशन। दैट मीन्स वहाँ पर तुम कुछ भी बोलो बिना किसी की रेपुटेशन की टेंशन लिए, बिना किसी की रेपुटेशन की परवाह करे, वो अलाउड है बिकॉज यू आर असाइंड विद द राइट टू फ्री स्पीच, और वो किसी भी एक्सटेंट तक एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, देन यू नीड नॉट वरी अबाउट द रेपुटेशन ऑफ द अदर पर्सन बिकॉज I hope you might remember that under Article 19, Clause 2, defamation is also one of the limits to the right to free speech. ठीक है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे ओकेजन होते हैं जहाँ पर राइट टू फ्री स्पीच को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ओवर राइट टू रेपुटेशन, एंड इन दोज ओकेजन्स बेसिकली प्रिविलेज is there and it does not amount to defamation। अगर वहाँ पर कोई ऐसी defamatory statement बोली गई हो तो that is a complete defense। These privileged occasions can be of two types: absolute privilege and qualified privilege। सो एब्सोल्यूट प्रिविलेज में एब्सोल्यूट इम्यूनिटी ग्रांटेड होती है। दैट मीन्स उस ओकेजन पर तुम कोई भी स्टेटमेंट बोलो, वेदर इट इज फॉल्स और वेदर इट इज मैलिशियसली मेड, देयर इज अ मैलिस इन्वॉल्व, तब भी उन केसेस में डेफमेशन नहीं लाई करता है। फॉर इंस्टेंस योर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यहाँ पर तुम कुछ भी बोल रहे हो, देयर इज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी to you, and state communications as well। So in these cases there is absolute immunity and the suit for defamation will not lie। Under qualified privilege, the privilege can be claimed only when the statement is made without malice। ठीक है, क्वालिफाइड प्रिविलेज में स्टेटमेंट जो है वो विदाउट मैलिस होनी चाहिए। हमने अभी एब्सोल्यूट प्रिविलेज में देखा कि अगर मैलिस के साथ भी कोई स्टेटमेंट बोली गई है देन ऑल्सो द स्टेटमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी डेफिनेटली। बट क्वालिफाइड प्रिविलेज में अगर मैलिस नहीं है इन्वॉल्व तभी हम क्वालिफाइड प्रिविलेज क्लेम कर सकते हैं। And the relationships or the communications where a lot of secrecy is involved। ठीक है, for instance your communication with your parents, then master and servant, principal or agent, in these kinds of communications qualified privilege can be claimed। Then reports of parliamentary committee, judicial committee, or public proceedings as well। ठीक है, सो इन क्वालिफाइड प्रिविलेज देयर शुड बी नो मैलिस इन्वॉल्व। ठीक है, अगर मैलिस इन्वॉल्व होता है तो क्वालिफाइड प्रिविलेज नहीं क्लेम कर सकते। इट कैन बी क्लेम्ड where there is a lot of secrecy involved due to the kind of relationship that the plaintiff and the defendant share। Plus, it can be claimed in context of reports of parliamentary committee, judicial committee, or public proceedings। So, just to summarize, defamation can be of two types. First is libel and second is slander। Libel is in some permanent form while slander is in transient form।
Now, as a criminal offense, defamation is punishable under Section 500 of IPC, and defamation is given under Section 499 of IPC, while under BNS it has been covered under Section 356. Essential ingredients of defamation are: first, it must be defamatory, and it can be defamatory on the face of it, or it can be defamatory because of the hidden meaning involved, which is also known as innuendo statement. Then it must refer to the plaintiff, and सिर्फ plaintiff को refer होनी चाहिए. That means if you are defaming a class of persons, then the action of defamation will not lie. एंड थर्ड इज द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश. ठीक है, पब्लिकेशन का मतलब है यहाँ पर कि एक थर्ड पर्सन के सामने तुम जो डेफोमेटरी स्टेटमेंट है वो पब्लिश कर रहे हो, वो थर्ड पर्सन की नोन में तुम स्टेटमेंट ला रहे हो. ठीक है, अगर थर्ड पर्सन की नोन में नहीं ला रहे एंड सिर्फ प्लेंटिफ की ही नोन में ला रहे हो, देन इट वुड नॉट अमाउंट टू डेफोमेशन. Then there are three defenses of defamation as a tort. First is justification or truth. Second is fair comment, and third is privilege, which can further be classified into absolute privilege and qualified privilege. Thank you.